हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इंडिया के टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए, जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए। आप सभी का क्रैक ऑल टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत है। मैं अतुल त्रिपाठी। मेरे पास पिछले कई वर्षों का एक अनुभव टीचिंग का, खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल, टीचिंग एप्टीट्यूड और जितने भी आपके सीटीटी एग्ज़ाम में जो पेडागोजी वाले प्रश्न आते हैं, जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में, सोशल साइंस में, मैं उन सारे सेगमेंट को देखता हूँ। अब मैं अपनी पूरी क्लासेज आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंडिया के इस टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज प्रोवाइड की जाती हैं। साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस, आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनकी आपको फ्री क्लासेस देखने को मौका मिलता है। बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे देखें कौन कौन से कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो सीटीटी पेपर सेकंड में कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। बहुत ऐसे कोर्सेज जो रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं। बात करें कंप्रेसिव सिलेबस की, तो कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत देखा जाए तो सीटीटी पेपर फर्स्ट में 33 कोर्सेज, पेपर सेकंड में 19 कोर्सेज, यूपीटीटी पेपर सेकंड में 18 कोर्सेज और सुपर टीटी के अंतर्गत 13 कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। क्या क्या एडवांटेज है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का, तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर पूरा शेड्यूल्ड वाइज पूरा वर्क प्लान आपको मिलता है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता। लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ आप अपने एजुकेटर से बराबर इंटरेक्ट हो सकते हैं, आपको एक मौका मिलता है इंटरेक्ट होने का, अपने डाउट्स को क्लियर करने का और अपना आंसर लाइव पोल देने का। लाइव टेस्ट एंड क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ डिटेल रिपोर्ट्स भी अपने प्रिपरेशन की आप पता कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल की है। और पूरा का पूरा लर्निंग मटेरियल भी आपको यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध मिलता है। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके अनअकैडमी के। अब अगर अनअकैडमी का प्लान चूज करने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सा प्लान चूज करें, तो वैसे तो प्लान 1 मंथ से शुरू किया और 24 मंथ तक है, लेकिन 2 प्लान बहुत बेस्ट है। एक 24 मंथ का प्लान एक बहुत अच्छा है और दूसरा 12 मंथ का प्लान बहुत अच्छा है। तो 12 मंथ के प्लान के लिए आपको पे करना होता है 6,000 रुपये, लेकिन अगर आप हमारा ये सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप पे करना होगा 5,400 रुपये। ठीक है, ठीक है। एक प्लान है 24 मंथ का जिसके लिए आपको पे करना होता है 7,200 रुपये, लेकिन अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करते हैं तो आपको ओनली पे करना होगा 6,480 रुपये। तो एक बढ़िया सा ऑफर है, बेस्ट ऑफर है। इन दोनों में से आप कोई भी ऑफर चूज कर सकते हो। हमारा सब्सक्रिप्शन कोड ना भूलें, हमारा सब्सक्रिप्शन कोड ATUL है, अतुल। इस कोड का यूज करें और 10% डिस्काउंट को प्राप्त करें। आते हैं, बात करते हैं उसी जो हम लोग कल तक की क्लास पढ़ा रहे थे कि विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन। सुपर टीटी के लिए खासकर इम्पोर्टेंट चैप्टर है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन। स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा ये टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने ऐसे पॉइंटों पे पढ़ लिया है कि आखिर मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, आखिर प्रबंधन किसे बोलते हैं, मैनेजमेंट किसे बोलते हैं। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ लिया है विद्यालय प्रबंधन किसे बोलता है, स्कूल मैनेजमेंट किसे बोलता है। साथ साथ हम लोगों ने तीसरा पॉइंट विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया पढ़ लिया। ठीक। और चौथा हम लोग पढ़ा रहे थे प्रबंधन के बाद अगला जो पॉइंट पढ़ा रहे थे वो पढ़ रहे थे विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन के महत्वपूर्ण संसाधन।
यही हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इतने पॉइंटों में बहुत सारी जानकारियां ले ली हैं कि प्रबंधन किसे बोलते हैं, विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, विद्यालय प्रबंधन के संसाधन कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे संसाधन हैं जिन्हें मुख्य संसाधन बोला जाता है, कौन से ऐसे संसाधन हैं जिन्हें गौण संसाधन बोला जा रहा है। आप याद करो तो मैंने बताया था, अनेक लोगों की मदद से प्राप्त संसाधनों की सहायता से किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना, वो कहलाता है प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन के बारे में कहा था कि विद्यालय के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों की मदद से कम समय में कम व्यय के साथ जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को विद्यालय प्रबंधन बोलते हैं। अगर बात करें विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत, तो आपको याद होगा विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने 6 प्रक्रियाओं पर चर्चा की थी। आपने कहा था कि जब भी हम किसी भी उद्देश्य का निर्धारण करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है किसी योजना को बनाना, एक प्लान को तैयार करना। जब आप किसी योजना को बना लेते हैं तो उस योजना को आगे बढ़ाने में मदद कुछ लोगों की होती है, कुछ जरूरत लोगों की होती है, तो वो कहता है संगठन। जब 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर, जो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तो वो जो 2 या 2 से अधिक लोग हैं उन्हीं को हम संगठन की संज्ञा देते हैं। इस संगठन के सफल संचालन के लिए हमने आपसे कहा था कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा का सफल ढंग से अगर संचालन हो सके, अगर आप ये चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको जरूरत पड़ती है एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे निर्देशन की। तो थर्ड पे क्या आ जाता है, निर्देशन। फोर्थ पर मैंने कहा था कि निर्देशन के बाद हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उसमें हमारी बराबर रुचि बनी रहे, उसके लिए हमकी किसको जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की जरूरत होगी और प्रेरणा की जरूरत होगी। ठीक है। अगर हम 5वें नंबर पर बात करें अवप्रेरणा के बाद, तो जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें किसी न किसी एक नियंत्रण की भी जरूरत होती है, कंट्रोलर की जरूरत होती है, जो हमारे कार्यों को चेक कर पाए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। तब जाके हमको हमारा रिजल्ट मिलता है, तब जाके हमको हमारा निर्णय प्राप्त होता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना सही और कितना गलत था। संसाधनों की बात करें तो हमने कहा था विद्यालय प्रबंधन के संसाधन के अंतर्गत मुख्यतः 2 संसाधन आते हैं। कुछ आते हैं मुख्य संसाधन कहलाते हैं, कुछ संसाधन होते हैं जिनको हम लोग गौण संसाधन बोलते हैं। मुख्य संसाधन में आपको मुख्यतः मैंने कहा था ये संसाधन, जैसे भौतिक संसाधन की बात करें तो ये भौतिक संसाधन के साथ साथ हम लोगों ने मानवीय संसाधन की बात की थी ये, और मानवीय संसाधन के बाद हम लोग यहाँ पर वित्तीय संसाधन की बात करते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार के संसाधन आते हैं किसके अंतर्गत, मुख्य संसाधनों के अंतर्गत। गौण संसाधन के अंतर्गत आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पहला आता है शैक्षणिक प्रबंधन, सबसे पहला ये आता है। दूसरा आता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा आपका आता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। ठीक, और अंतिम में जो आता है, जो चौथा आता है, वो आता है कौन, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। ये 4 प्रकार के संसाधन आते हैं किसके अंतर्गत, तो गौण संसाधन के अंतर्गत। आपको मैंने बताया था भौतिक, मानवीय और वित्तीय में क्या क्या होता है, ये पहले ही बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि भौतिक संसाधन में मुख्यतः हम विद्यालय भवन किस प्रकार होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। तो आपने कहा था जो विद्यालय भवन हो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। विद्यालय किस भी आकार का होना चाहिए, तो मैंने कहा था मुख्यतः आई के रूप में, एल के रूप में,
यू के रूप में, एच के रूप में, ई के रूप में, टी के रूप में, वाई के रूप में, लेकिन व्यवहारिक रूप कौन सा है? ई है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत मैंने कहा था कि ये 4 आते हैं, जैसे कि आपका प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और समुदाय। समुदाय का काम होता है कि बच्चों को विद्यालय में भेजना, बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था करना, है ना, विद्यालय में जो फर्नीचर हो उसकी व्यवस्था करना, साफ सफाई रखना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये सब कौन करता है? तो एक प्रकार से वो वहाँ पर जो समुदाय है वो करेगा। वित्तीय संसाधन के अंतर्गत मैंने कहा था कि मुख्यतः 3 प्रकार के संसाधन, 3 प्रकार के वित्तीय के अंतर्गत आते हैं। पहला तो विद्यालय विकास अनुदान, 3 प्रकार के अनुदान आते हैं, स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट और टीएलएम ग्रांट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ग्रांट, और तीसरा आता है विद्यालय रखरखाव, स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट आता है। अगर विद्यालय विकास अनुदान की बात करें तो विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत मैंने कहा था कि प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये अनुदान दिए जाते हैं, जिसका उपयोग जो विद्यालय की समिति होता है वो करता है। और ये जितने भी उपकरण हैं जो टूटे फूटे हैं, उन उपकरणों के मरम्मत के लिए, बच्चों को बैठने के लिए दरी चटाई इसकी व्यवस्था करने के लिए, है ना, इसके लिए पुस्तकालय हेतु किताबों के लिए व्यवस्था करने के लिए दिया जाता है। टीएलएम ग्रांट तो छात्रों के लिए दिया जाता है, जब एक शिक्षक को दिया जाता है कि वो छात्रों को पढ़ाने के लिए टीएलएम की व्यवस्था करें, उसके लिए टीएलएम ग्रांट दिया जाता है। अगर बात करें विद्यालय रखरखाव की, तो विद्यालय रखरखाव जो स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट होता है उसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय को 5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर ऐसे विद्यालय जो, वैसे तो इसमें मुख्यतः ये कहा जाता है कि 3 कमरे का अगर कोई विद्यालय है तो उसके लिए 5,000, और अगर 3 से अधिक कमरों का विद्यालय अगर कोई है तो उसके लिए 7,000 रुपये ग्रांट दिए जाते हैं, जिसका उपयोग जितने भी विद्यालय में टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको मरम्मत करने के लिए, रंगाई पुताई के लिए, है ना, साफ सफाई के लिए, बाउंड्री के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए उनको पैसा दिया जाता है। गौर संसाधन में अभी आपको पढ़ा ही दिया कि शैक्षणिक प्रबंधन क्या होता है, समय प्रबंधन क्या होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन क्या होता है, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन क्या होता है। आपको बताया कि शैक्षणिक प्रबंधन के अंतर्गत एक मुख्यतः जो आता है वो कक्ष प्रबंधन आता है, क्लास मैनेजमेंट आता है, उसी के अंतर्गत एक पॉइंट लर्निंग कॉर्नर आता है। तो आपने कहा था विद्यालय का वह कोना जहाँ पर बच्चों को कुछ सीखने के लिए लिखा, जैसे कुछ पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, कुछ चुटकुल्ले, कविता की कहानियों की किताबें, पेंट रखे होते हैं, बच्चा खुद वहाँ बनाए, है ना, तो करके सीखने के लिए एक विद्यालय का ऐसा कोना जहाँ बच्चा खुद के द्वारा करके कुछ चीज़ सीख सकता है, बच्चों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता की भावना का विकास हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। हम लोगों ने पुस्तकालय प्रबंधन, समय प्रबंधन ही पढ़ लिया था। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत हमने कहा था कि 3 प्रकार की समय सारणियाँ मुख्यतः, कक्ष समय सारणी, अध्यापक समय सारणी और प्रधान समय सारणी, जिसमें क्लास से संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखी हो उसे क्लास टाइम टेबल, जैसे में अध्यापकों का कौन सी क्लास में कब क्लास लगी है ना, तो उससे संबंधित जो जानकारी लिखी होती है उसे आप कह सकते हैं अध्यापक समय सारणी। प्रधान समय सारणी एक ऐसी समय सारणी जिसमें कक्षा कक्ष और अध्यापक इन दोनों समय सारणियाँ इंक्लूड होती हैं, वो प्रधान समय सारणी कहलाती है। ये 3 सिद्धांतों पर काम करता है, ये भी बताया था। एक तो न्याय का सिद्धांत, जो समय सारणी बनाई जाती है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि सबको बराबर न्याय हो, ऐसा ना हो कि किसी क्लासेस ज़्यादा हो जाए, लगातार क्लासेस लग जाए किसी शिक्षक के, है ना। बच्चों के लिए भी रिलैक्सेशन हो, बीच में कुछ समय दिया जाए, ऐसा ना हो कि सुबह से शुरू करके शाम तक लगातार पढ़ाया ही जाए। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बीच में को करिकुलम एक्टिविटीज़ की व्यवस्था की जाए, लंच के लिए थोड़ा समय दिया जाए, खेलने के लिए थोड़ा समय दिया जाए, ये सब चीज़ें, है ना। आपको मैंने ये भी बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी कोई पाठ्यक्रम बनाइए, कोई भी आप समय सारणी बनाइए, अगर मान लेते हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो थोड़ा टफ है तो उसको सरल बनाया जा सके, तो लचीलेपन के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। विविधता का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जब भी आप कोई समय सारणी बनाइए तो इस प्रकार बनाइए कि कोरिलेट करते हुए चले, तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूड हो, मतलब एक साथ, जैसे टीचर का नाम भी लिखा हो, विषय भी लिखा हो, समय भी लिखा हो, है ना। और साथ साथ ये भी कह सकते हैं जैसे मान लो कोई ऐसा विषय आपने मैथ पढ़ाया तो अगला विषय ऐसा लगाइए जो थोड़ा सा सरल हो, है ना, या उससे कोरिलेट करता हो, है ना। इस प्रकार से आप तैयार कीजिए। तो ये 3 प्रकार की समय सारणियाँ जो हैं, उन 3 प्रकार की समय सारणियों को बनाने के लिए 3 मुख्यतः सिद्धांतों को मैंने बताया।
को करिकुलम एक्टिविटीज आप जानते हैं, जिसमें खेल कूद शैक्षणिक व्यवस्था करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन कहलाता है। सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रबंधन में अभी इसके पहले वाली क्लास में मैंने पूरा डिटेल ही बताया कि उसमें सामान्य अभिलेख के अंतर्गत लॉग बुक, अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति पंजिका, मीना मंच, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट की क्लास में डिस्कस ही कर लिया। आज की क्लास में हमें एक पॉइंट और चर्चा करना है कि विद्यालय में जब इतनी सारी सुविधाएं थी, इतनी सारे ग्रांट आते थे, तो विद्यालय को बढ़ावा देने में अगर हमें पता करना था क्या क्या काम हुआ विद्यालय में, अभी क्या काम नहीं हुआ है ना, किस चीज़ की कमी है, इसके लिए हम हमेशा निरीक्षण करते थे। लेकिन निरीक्षण के द्वारा हम केवल बाहरी चीज़ों को जान पाते थे, पूरा संपूर्ण डिटेल नहीं जान पाते थे। इसलिए कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यवेक्षण, है ना, सुपरविजन, है ना। देखो, दो शब्द आपको परेशान करते हैं, ये तो पर्यवेक्षण है, और एक शब्द और परेशान करता है जिसे हम लोग बोलते हैं निरीक्षण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्शन, है ना। ये दो शब्द आपको मिलते हैं परेशान करते हुए। तो क्या होता है पर्यवेक्षण, क्या होता है निरीक्षण, कोई बता सकता है ना। एक शब्द आएगा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है, और सुपरविजन क्या होता है, ठीक है। तो निरीक्षण आपको बताएं कि निरीक्षण ये जो शब्द है, अगर इसका अर्थ आप निकालोगे तो इसका अर्थ होता है बाहर से अथवा ऊपर से देखना। इसका अर्थ क्या होता है, बाहर से या ऊपर से देखना। जब आप बाहरी चीजों को केवल देखते हैं, आंतरिक रूप से नहीं देखते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को निरीक्षण कहते हैं। और निरीक्षण के द्वारा इसीलिए ओवरऑल क्या काम हुआ, या ओवरऑल पूरी भी सभी भी प्रक्रियाओं की जांच नहीं हो पाती थी, तभी कॉन्सेप्ट आया था पर्यवेक्षण का। अगर आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं यहां पर, इसके अंतर्गत अगर आप पर्यवेक्षण के बारे में लिखना चाहें, पर्यवेक्षण तंत्र लिख लेते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि विद्यालय में सफल संचालन के लिए कौन, बालकों की प्रगति का सही पता लगाने के लिए, क्या करते थे पहले हम, आवश्यकता अनुसार समय समय पर निरीक्षण करते थे। पहले क्या करते थे हम लोग, निरीक्षण करते थे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, निरीक्षण थे। यहां अगर आप देखो, यहां जो निरीक्षण शब्द का अर्थ अगर हम देखें, निरीक्षण शब्द का अर्थ देखें तो निरीक्षण शब्द का अर्थ होता है बाहर से, है ना, या ऊपर से देखना, ठीक है। अर्थात बाहर से बालकों तथा विद्यालयों की जांच पड़ताल करना। बाहर से बालकों तथा विद्यालयों की जांच पड़ताल करना निरीक्षण कहलाता था।
ठीक। जब हम किसी को बाहर से बालकों तथा विद्यालय की जांच करें, मतलब बाहर बाहर से ही केवल जांच पड़ताल कर लेते थे, तो ऐसी प्रक्रिया को निरीक्षण रखते थे। लेकिन आप देखिए कि निरीक्षण के द्वारा जब भी हम कोई जानकारी प्राप्त करते थे, तो उसे बालकों के विद्यालयों की कमियों को नहीं पता लगाया जा सकता था सही ढंग से। इसलिए निरीक्षण के में उपयुक्त ये जो दोष हैं, इन दोषों को दूर करने के लिए पर्यवेक्षण का कॉन्सेप्ट आया, है ना। लिख देते हैं। लेकिन यह देखा गया कि निरीक्षण द्वारा लेकिन यह देखा गया कि निरीक्षण द्वारा की गई जानकारी से बालकों तथा विद्यालय की कमी को पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण किया जाने लगा। ठीक, यही एक रीजन था कि हम बालक और विद्यालय इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी निरीक्षण के द्वारा नहीं कर पाते थे। तभी हम लोगों ने एक काम किया कि एक शब्द को निरीक्षण की जगह एक नया शब्द उपयोग किया, पर्यवेक्षण। अब पर्यवेक्षण क्या होता है इसको जानना है, सुपरविजन क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल जानना है कि सुपरविजन किसे बोलते हैं, सुपरविजन का अर्थ क्या होता है। आइए अब हम देखिए, हेडिंग बना लेते हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ सुपरविजन। देखो पर्यवेक्षण क्या, यहां देखो पर्यवेक्षण का जो अर्थ है, अर्थ क्या होता है, चारों दिशाओं में अगल बगल चारों दिशाओं में अगल बगल हैं, ऊपर नीचे देखने से। ऊपर नीचे देखने से मतलब जब आप चारों दिशाओं में अगल बगल या ऊपर नीचे देखते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम संपूर्ण जानकारी पता करते हैं, विद्यालय की कमियों का पता करते हैं, वही कहलाता है क्या, पर्यवेक्षण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, अर्थात लिख लो, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यालय के संपूर्ण भाग का पता लगाया जाता है। विद्यालय की संपूर्ण प्रक्रिया का पता लगाया जाता है। संपूर्ण भाग का पता लगाया जाता है, उसी पर पर्यवेक्षण कहते हैं। उसी पर पर्यवेक्षण कहते हैं, है ना। मतलब पर्यवेक्षण शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, अगल बगल, ऊपर नीचे, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यालय की संपूर्ण प्रक्रियाओं का पता लगाया जाता है। विद्यालय की संपूर्ण प्रक्रियाओं का जांच पड़ताल किया जाता है,
ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पर्यवेक्षण के तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। आपको बताएं, आपको केवल इतनी सी बात बताना है, आपसे कभी भी कोई पूछे निरीक्षण क्या होता है और पर्यवेक्षण क्या होता है, तो आप कहेंगे कि निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विद्यालय के बारे में या बच्चों के बारे में पता करते थे, लेकिन हम पूर्ण रूप से जानकारी नहीं पता प्राप्त कर पाते थे, इसलिए उसकी जगह एक नया शब्द या पर्यवेक्षण, और पर्यवेक्षण के अंतर्गत हम विद्यालय तथा बालकों की इनकी संपूर्ण प्रक्रिया का पता लगा लेते हैं। इस पर्यवेक्षण तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं, जैसे आपने सुना होगा BRC NPRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, BRC NPRC, है ना। ये इसके अंतर्गत काम करने वाली दो एजेंसीज हैं, दो आप कह सकते हैं एजेंसी हैं, BRC या NPRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, है ना, और एक NPRC न्याय पंचायत जो है आपका वो। तो BRC NPRC का क्या काम होगा ये बताएंगे आपको। आप कहते हैं सहायक विषय शिक्षा अधिकारी या उप सहायक विषय शिक्षा अधिकारी, उप सहायक विषय शिक्षा अधिकारी, उप या सहायक विषय शिक्षा अधिकारी, मतलब उप अधिकारी या सहायक विषय शिक्षा अधिकारी ये, ठीक है। तीसरा डाइट मेंटर, तीसरा कौन, डाइट मेंटर की स्थापना की गई। चौथा डाइट मेंटर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक की स्थापना की गई। जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की स्थापना की गई। तो BRC NPRC, उप या सहायक विषय शिक्षा अधिकारी, डाइट मेंटर और जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई, जो कहीं ना कहीं विद्यालय तथा बालकों के बारे में संपूर्ण जानकारी का पता लगाते थे। ठीक, अगर बात करें BRC NPRC की, तो BRC NPRC बालकों तथा शिक्षकों इनके मध्य पठन पाठन की सुगमता के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करते थे, कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उनको बालकों का जो पाठ्यक्रम है उनमें कुछ न कुछ ये मदद प्रदान करता था। पठन पाठन की सुगमता के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु न्याय पंचायत स्तर तथा NPRC तथा ब्लॉक स्तर की स्थापना की गई थी। BRC स्तर पर एक समन्वयक, एक कोऑर्डिनेटर और आप कह सकते हैं एक दो सह समन्वयक, को कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करने की बात की गई, और NPRC स्तर पर एक समन्वयक की नियुक्ति करने के लिए कहा गया, है ना। मतलब BRC पर एक समन्वयक होगा, एक कोऑर्डिनेटर होगा और दो सह समन्वयक होंगे, को कोऑर्डिनेटर होंगे, लेकिन NPRC स्तर पर जो न्याय पंचायत ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हैं उन पर केवल और केवल एक समन्वयक की नियुक्ति करने की बात कही गई। ठीक, इनका मुख्यतः काम क्या था, शिक्षकों के साथ सहयोग करना, उनके मार्गदर्शन प्रदान करना, विद्यालय भ्रमण करना, है ना, साथ साथ प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रतियोगिता, इनको गोष्ठियों आदि का आयोजन करने का काम कौन करता था, BRC NPRC। उप तथा सहायक विषय शिक्षा अधिकारी जो है, जो BRC और NPRC, जो उप सहायक विषय शिक्षा अधिकारी थे, डाइट, BRC NPRC, ये विद्यालय में परस्पर समन्वय का काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, ये शिक्षा के विस्तार हेतु इस चीज की नियुक्ति की गई थी, और ये केवल और केवल इतना काम करते हैं कि BRC NPRC तथा विद्यालय में परस्पर समन्वय की भूमिका अदा करते हैं। डाइट मेंटर क्या है, तो डाइट की स्थापना आप जानते हैं कब की गई, तो 1986 की नई शिक्षा नीति के दौरान की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौरान की गई। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर विद्यालय, जहाँ पर प्रशिक्षण पूर्व तथा प्रशिक्षण के दौरान, है ना, प्रशिक्षण पूर्व जब आप टीचर नहीं बने होते तब, और प्रशिक्षण के बाद जब आप ट्रेन टीचर बन जाते हैं, है ना, सेवा पूर्व और सेवारत आप कहते हैं, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कौन करता था, डाइट करता था। ठीक, लेकिन डाइट मेंटर क्या है, तो डाइट केंद्रीय अकादमी पर एक अस्त्र कार्यकारिणी है,
ग्राम स्तर की शिक्षा संस्था के बीच में एक कार्य करता है डाइट मेंटर जो है। रोजाना कक्षा की जो कितनी भी कार्य प्रणाली है उनको प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही कि नहीं आ जा रही है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार है कि नहीं है, इसके लिए ये लोग जांच पड़ताल करते थे। ये विद्यालय का भ्रमण करते थे और वहाँ की कठिनाइयों का कलेक्शन करते थे, उसके विश्लेषण करने के लिए समस्या समाधान भी प्रोवाइड करते थे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करें, जिला समन्वयक की बात करें, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उन्हीं के अधीनस्थ हेतु समन्वय के पद पर यह नियुक्ति की जाती थी, जिला समन्वयक के पद पर। इनके सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ इस पद का सृजन हुआ। इसका गुणात्मक विकास, समेकित शिक्षा, सहभागिता आदि की महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। जनपद और राज्य के बीच में समन्वय हेतु सेतु के रूप में ये काम करता है, जो आपका जिला समन्वयक है। ठीक है, कुल मिला के ये सब जितने भी पर्यवेक्षण तंत्र हैं, जैसे बीआरसी, एनपीआरसी की बात करें, जैसे आप डाइट मेंटर की बात करें, जैसे उप सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करें या जिला समन्वयक की बात करें, सबका एक काम कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना था, कहीं ना कहीं विद्यालय में रह गई कमियों को दूर करना था। इसीलिए विद्यालय में जांच पड़ताल और बालकों ने क्या सीखा, क्या कमी रह गई, तो बालकों और विद्यालयों इन दोनों की जांच पड़ताल करने के लिए पर्यवेक्षण तंत्र कार्य करता रहता है। बीआरसी, एनपीआरसी, उप सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट मेंटर और जिला समन्वयक। ठीक है, हमने कहा बीआरसी और एनपीआरसी स्तर पर, बीआरसी लेवल पर एक समन्वयक, 2 सह समन्वयक, 1 कोऑर्डिनेटर और 2 को कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति। और एनपीआरसी स्तर पर आप कहते हैं कि 1 कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई थी, जो केवल और केवल विद्यालय जाकर वहां पर शिक्षकों को एक सहयोग प्रदान करते थे, वो जो कमी रह जाती थी उस कमी को दूर करने की व्यवस्था करते थे। तो ये था आपका पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। आगे बढ़े तो हमारा ये सिलेबस यहीं पर खत्म होता है और ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ आपके पेपर में बनना आप शुरू होते हैं। कैसे प्रश्न बना, तो आपके पेपर में जो पहला प्रश्न बनता है वो इस प्रकार, देखिए, पूछने का विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कुल कितनी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। सम्मिलित होती है। तो अगर नंबर्स में पूछ ले तो आपको बताना, जैसे ऑप्शन देते 4, ऑप्शन देते 5, ऑप्शन देते 6, ऑप्शन देते चौथा आपको न नाम दीजिए, तो आप जानते हैं कि टोटल कितने होते हैं, तो 6। तो आप आंसर क्या करेंगे, ठीक 6। लेकिन अगर पूछ ले इनमें से विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, ऐसे लैंग्वेज चेंज कर दे, पूछे इनमें से विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, है ना? देखिए क्या नहीं सम्मिलित। अब ऑप्शन देते यहाँ पर योजना, ऑप्शन देते आपको संगठन, ऑप्शन देते नियंत्रण, ऑप्शन देखिए न नाम दीजिए। तो आपको बताएं ये तीनों तो सम्मिलित हैं, योजना, संगठन, नियंत्रण। आप तो जानते हैं 6 होते हैं ना, योजना, संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, है ना, 4 हो गए। अभिप्रेरणा के बाद आपने कहा था कि एक कोई ना कोई निर्देशन देने वाला हो, तो निर्देशन, और 5वां तब जाके हम लोग किस पर पहुंचते हैं, तब जाके हम लोग लास्ट में निर्णय और रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो यहाँ आंसर क्या करेंगे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, आपके पेपर में एक प्रश्न बनता है इस प्रकार से, प्रश्न जैसे बने, अनेक लोगों के सहयोग से, परिभाषा दे दे, प्राप्त संसाधनों की मदद से
निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, डॉट डॉट कहलाता है। जब आप अनेक लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से कोई निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को पर्यवेक्षण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को निरीक्षण बोलते हैं। ऑप्शन दे दे, ऐसी प्रक्रिया को प्रबंधन बोलते हैं। चौथा नंबर। तो आप जानते हैं कि अनेक लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से जब हम किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधन बोलते हैं। ऐसे आपसे पेपर में और प्रश्न पूछे, आपसे इस प्रकार से पूछे कि इनमें से निरीक्षण शब्द का अर्थ, निरीक्षण शब्द का अर्थ है। ऑप्शन दे पहला, आंतरिक जांच पड़ताल। ऑप्शन दे बाहरी जांच पड़ताल। ऑप्शन दे दोनों। ऑप्शन चौथा दे नन ऑफ दीज। तो मेरे भाई, निरीक्षण शब्द का मतलब आपने बताया था कि बाहर से जब हम किसी चीज का जांच पड़ताल करते हैं, बाहर से ही हम किसी चीज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, अथवा ऊपर से ही देखना, केवल ऊपरी ऊपरी चीजों को देखना, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग निरीक्षण बोलते थे। लेकिन आपने कहा था जब आंतरिक रूप से या एक साथ विद्यालय तथा बच्चों इन सबका जांच पड़ताल करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग वहां पर सर्वेक्षण बोलते थे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे इस प्रकार से। पेपर दे, प्रश्न दे, विद्यालय का वह कोना जहां बालक छूकर, जहां बालक छूकर, देखकर, करके किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्राप्त करता है तो वह डॉट 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 कहलाता है। एक ऐसा कोना जहां पर बच्चा किसी किताब को छूकर, देखकर, कुछ करके वहां पर किसी भी विषय के बारे में या किसी चीज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया था आपको, जैसे दिया हो कि निरीक्षण, लॉगबुक। ऑप्शन में तीसरा आपको लर्निंग कॉर्नर। ठीक है, चौथा देते ये सभी। तो आप बताइए क्या आंसर होगा? विद्यालय का वह कोना जहां पर बालक किसी चीज को छूकर, देखकर, है ना, किसी कार्य को करके किसी विषय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो निरीक्षण तो कहते नहीं है। लॉगबुक विद्यालय की एक डायरी होती है, लेकिन आप लर्निंग कॉर्नर के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है मेरे भाई, तो आप इसको बता सकते हैं क्या होता है। आप कहते हैं विद्यालय का वह कोना जहां बालक किसी भी चीज को छूकर, देखकर, कार्य करके किसी की जानकारी प्राप्त करता है।
प्राप्त करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। ठीक ऐसा कोना जहां पर बच्चा किसी चीज को छू कर, देख कर, कुछ कार्य करके, जैसे रंगों में रखे रहते हैं उनसे कुछ बना ना कर, अगर किसी विषय के बारे में जानकारी करता है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? लर्निंग कॉर्नर बोलते हैं। आप जानते हो लॉग बुक क्या होता है? इसके बारे में आपको पता ही है। विद्यालय की एक ऐसी डायरी जहाँ पर विद्यालय से संबंधित संपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा लिखा रखता है ना। विद्यालय में आने जाने का समय, विद्यालय से संबंधित किसी भी कार्य को के बारे में जहाँ पर लिखा उखा होता है वो एक प्रकार से लॉग बुक कहलाता है, विद्यालय की डायरी कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री अनुदान के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। ऑप्शन है 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 500 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। तो आप कह सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का जो टीएलएम ग्रांट होता है, उस टीएलएम ग्रांट के रूप में केवल और केवल कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 500 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष 500 रुपये अलग अलग दिए जाते हैं सब शिक्षकों को, कि वे टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की व्यवस्था करें, शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करें, जिससे शिक्षा का सफल ढंग से और सही ढंग से संचालन हो पाए। ऐसे आपसे ये पूछता है, यहीं से कोरिलेट करते हुए 2-3 प्रश्न बनता है। जैसे एक प्रश्न बना, विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत, विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला ग्रांट डॉट 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 है। अब ऑप्शन दिया जाता है 10,000, ऑप्शन दूसरा 5,000, ठीक है, 7,000 रुपये, ये सभी ऑल एवरेज। तो विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत आपको ये मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय है, उन प्राथमिक विद्यालय को टोटल कितना दिया जाता है? 5,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय को कितना दिया जाता है? तो 7,000 दिया जाता है ना। तो प्राथमिक विद्यालय से संबंधित पूछा है तो मैंने कहा कि प्रतिवर्ष आपको 5,000 रुपये दिया जाता है, 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिससे वो बच्चों को विद्यालय के बैठने के लिए दरी, चटाई, अगर कोई उपकरण टूट गया है तो उसकी मरम्मत के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये पूछ लेता है, यहीं पर प्रश्न का पैटर्न थोड़ा आपको चेंज कर दे और आपसे ये पूछ ले कि विद्यालय रखरखाव के अंतर्गत दिया जाने वाला धनराशि डॉट 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 है। ऑप्शन आपको दे 500, 5,000 रुपये, ऑप्शन दूसरा दें 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, तीसरा 5,000, 10,000 रुपये,
चौथा, न नाप दीजिए। आप जानते हो विद्यालय रखरखाव के लिए जो विद्यालय में पैसा दिया जाता है, वो प्राथमिक विद्यालय के लिए बात करें 1 to 5th के लिए बात करें तो 5,000, और अगर जूनियर की बात करें, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 6 से 8 के बालकों के लिए प्रत्येक विद्यालयों के लिए, या आप ऐसा ना कहिए, यहाँ पर प्राथमिक उच्च ना मेंशन करके हम लोग ये मेंशन करते हैं, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ये कहता है ऐसे विद्यालय जो 3 कमरे वाले हैं, तो 3 कमरे वाले विद्यालय के लिए, 3 कमरे वाले विद्यालय है तो 5,000, और अगर 3 से अधिक कमरे वाला कोई विद्यालय, तीन से अधिक कमरे वाले विद्यालयों के लिए टोटल कितना दिया जाता है? 10,000 रुपये। ठीक है, 3 कमरे वाले और 3 से अधिक कमरे वालों के। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने का मौका मिलता है जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं। साथ साथ आपसे ये भी पूछ लेता है यहीं पर कि डाइट की स्थापना की गई जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर और चौथा आप कहते हैं केंद्र स्तर पर। तो आप जानते हैं डाइट की स्थापना जिला स्तर पर की गई है, और कब? तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत की गई थी। विद्यालयों में शिक्षा के सफल संचालन के लिए आप कहते हैं सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विद्यालयों में शिक्षा के सफल संचालन के लिए तथा विद्यालयों में जांच पड़ताल करने के लिए तमाम डाइट की स्थापना की गई थी। डाइट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पद थे, है ना, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जो लोग कार्य कर रहे थे, उनको प्रत्येक विद्यालय में भेजकर ये पता लगाया जाता था कि वहाँ का शिक्षा का संचालन किस प्रकार हो रहा है, किस ढंग से चल रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। इसके बाद आते हैं एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इसी के अंतर्गत बड़ा अच्छा टॉपिक है कि प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज काम करती है। तो प्रारंभिक शिक्षा में या प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में ऐसा लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा ऐसा लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा के बढ़ावा में बढ़ावा देने में अभिकरण की भूमिका। प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अभिकरण की भूमिका। कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही? अब ये जो एजेंसी आप पढ़ते हो वो एक लेवल पे नहीं, बल्कि केंद्र स्तर पर कौन कौन सी एजेंसी हैं जो काम कर रही हैं, बल्कि राज्य स्तर पर कौन कौन सी एजेंसी जो काम कर रही हैं। राज्य स्तर के बाद आप कह सकते हैं कि जिला स्तर पर कौन कौन सी एजेंसी जो काम कर रही है। जिला स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर कौन कौन सी एजेंसी जो काम कर रही है। न्याय पंचायत स्तर पर जो सी एजेंसी कौन सी काम कर रही है। ग्राम स्तर पर कौन सी एजेंसी है जो प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने कार्य कर रही हैं। ऐसे बहुत सारी एजेंसीज के बारे में आपको जानना था। तो सबसे पहले हम केंद्र स्तर पर बात करेंगे। कौन से स्तर पर? केंद्र स्तर पर। आपको बताएं केंद्र स्तर पर कार्य करने वाली मुख्यतः ये 3-4 एजेंसीज हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आपने एक नाम सुना होगा NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एक एजेंसी ये है। दूसरी एजेंसी की बात करें
तो आपने सुना होगा NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तीसरा आपने सुना होगा न्यूपा के बारे में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। आपने एक ही पढ़ा होगा न्यूपा के बारे में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये अगला आपने सुना होगा एक एजेंसी के बारे में, NIOS के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। और आपने पढ़ा होगा इसी के साथ साथ एक और जिसको आप बोलते हैं IGNOU, IGNOU, है ना। ये 5 ऐसी एजेंसीज हैं जो सेंट्रल लेवल पर प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में एक प्रश्न बन जाता है, NCERT की स्थापना कब हुई, प्रमुख काम क्या है। NCERT की स्थापना कब हुई, प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में ये कैसा रोल अदा करता है। न्यूपा क्या होता है, न्यूपा का क्या कार्य है। NIOS क्या है, NIOS का मुख्य कार्य क्या है, कब स्थापित किया गया। IGNOU क्या है, IGNOU की स्थापना कब की गई। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, ठीक है। तो आइए एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, NCERT के बारे में। बस बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानना है, पूरा नाम जानना है, स्थापना जानना है और कार्य का जानना है। पूरा नाम अगर लिखें तो आप पूरा नाम क्या लिखोगे, नेशनल, पूरा नाम NCERT का क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग। स्थापना कब हुई, तो आप जानते हैं 1 सितंबर 1961 इसकी स्थापना हुई। अगर उद्देश्य देखो या कार्य लिखो तो इसका कार्य क्या था, इन्वेंशन, नवाचार, नवाचार, अनुसंधान, रिसर्च, नवाचार, अनुसंधान, आदर्श पाठ्यक्रम का विकास, आदर्श एक आइडियल सिलेबस के निर्माण करने का काम था। ठीक है, शिक्षण तकनीकी और काम लिख लो, शिक्षण तकनीकी, मूल्यांकन तकनीकी का विकास, शिक्षण तकनीकी, मूल्यांकन तकनीकी का विकास, ठीक है, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, सेवारत, सेवारत तथा सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण, इतना काम था NCERT का। अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कब स्थापना की गई, कहाँ मुख्यालय था, क्या कार्य था। तो आपको बताएं इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना 1 सितंबर 1961 को। इसका कार्य क्या है, तो नवाचार, अनुसंधान, आदर्श पाठ्यक्रम का विकास, ये सब इसका मुख्य काम था। सेम है अगर हम बात करें NCT की, बात करें इसका NCT, है ना। तो NCT के बारे में लिखें तो पहला पॉइंट तो यही होगा, पूरा नाम तो आप क्या लिखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग लिखो, NCT
NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग एजुकेशन। ठीक है, अध्यापक शिक्षा परिषद है। ठीक है, NCTE। ट्रेनिंग एजुकेशन। ठीक, स्थापना कब, तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुआ है। तो इसकी स्थापना है 17 अगस्त 1995। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर्स एंड ट्रेनिंग एजुकेशन। ठीक है, अगर इसका कार्य देखो, एनसीईआरटी का कार्य क्या क्या है, तो एनसीईआरटी का जितना भी एनसीईआरटी कार्य करता है उसके मूल्यांकन का काम कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। जैसे कि इसका कार्य सबसे पहला क्या था, ठीक है, अध्यापक शिक्षा संस्थान का मूल्यांकन। जितने भी संस्थान हैं, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संस्थान का मूल्यांकन। ठीक, दूसरा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। तीसरा अगर बात करें, इसके साथ साथ और क्या काम था, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन साथ साथ ये भी लिख लो, पर्यवेक्षण। ठीक, केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का, केंद्र तथा राज्य सरकार की योजना का केंद्र तथा राज्य सरकार की योजना का निरीक्षण। ठीक है, ये भी इसका काम था। ठीक, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण का मूल्यांकन, ये सब काम था ही। इनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये भी आपको जानना है। ये भी लिख लो, इसमें एक पॉइंट अनुसंधान एवं नवाचार, ये भी काम करता है। रिसर्च एंड इन्वेंशन, अनुसंधान एवं नवाचार का कभी काम करता है। इसमें पूछता कुल सदस्य कितने थे जब ये एनसीईआरटी की स्थापना हुई, तो कुल सदस्य की संख्या कितनी, तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 43 थी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 43 थी। तो इस प्रकार ये एनसीईआरटी और एनसीईटी की कहानी होती खत्म, कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, एनसीईआरटी का कार्य क्या था, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, पूरा नाम कहाँ क्या है, एनसीईआरटी का पूरा नाम, एनसीईआरटी की स्थापना और एनसीईआरटी का कार्य क्या है, ये हम लोगों ने सीख लिया। एनसीईआरटी का पूरा नाम, एनसीईआरटी क्या था, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक, तो ये कहानी थी आज की, ये कहानी थी आज की मेरे भाई। हम लोग और एजेंसी जो है, जो न्यूपा, जो एनआईवस और जो आपका इग्नू है, जो केंद्र स्तर पर ये 3 एजेंसीज काम कर रही हैं, और राज्य स्तर पर ऐसे एससीईआरटी है, सीमैट है, जिला स्तर पर ऐसे डाइट है ना, ब्लॉक स्तर पर बीआरसी, न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी है ना, ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, ये जो एजेंसीज सारी कार्य कर रही हैं, उन सारी एजेंसीज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। आज हम लोगों ने ये 2 एजेंसीज पढ़ लिया है। दोनों एजेंसी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना मदद करती हैं, है ना। तो मुलाकात हमारी जब अगली क्लास में होगी आपसे, तो इसी एजेंसीज से होगी। जो बच गए हैं केंद्र लेवल पर, सेंटर लेवल पर, एजेंसीज के बारे में आपको बता देंगे, और कुछ जैसे आपको ये भी बता देंगे, ये सारी जो एजेंसीज हैं, जैसे कि आप कह रहे थे राज्य स्तर पर कौन कौन सी हैं, तो एससीईआरटी का कार्य क्या है, एससीईआरटी की स्थापना कब हुई, है ना, और एससीईआरटी राज्य स्तर पर कैसे प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। सेम एज सीमैट की स्थापना क्या है, सीमैट की स्थापना कब हुई, पूरा नाम क्या है, सीमैट का कार्य क्या है हमारे, वो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आपको ग्राम स्तर
और जिला स्तर पर जो डाइट की स्थापना जिला स्तर पर की गई उसका क्या कार्य था, कब स्थापित किया गया, है ना, पूरा नाम क्या है वो भी बताएंगे। तो इन सब की चर्चा हमारे साथ लगातार आपकी होती रहेगी। आज की क्लास में हम लोग यहीं पर लेंगे विराम। हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। आज की क्लास में हमने इन सभी पॉइंटों पे केवल और केवल चर्चा की है। विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में एक पॉइंट हमारा बच गया था, पर्यवेक्षण तंत्र क्या होता है ना, क्या होता है सुपरविजन, किसे कहते हैं सुपरविजन। तो मैंने बताया कि जब आप विद्यालय और बालकों से संबंधित संपूर्ण जानकारी का जिसके द्वारा पता करते हैं वही प्रक्रिया कहलाती है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो मैंने कहा जैसे बीआरसी, एनपीआरसी, डाइट मेंटर व जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इन सब लोग आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित प्रश्न पे चर्चा हुई और उसके बाद मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया था कि प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में कौन कौन सी अभिकरण एजेंसी हैं जो भूमिका निभाती हैं। तो आपने कहा केंद्र स्तर पर ये 4-5 एजेंसी हैं, एनसीईआरटी, एनसीटीई, न्यूपा, एनआईओएस, इग्नू। अब एनसीईआरटी कैसे अपनी भूमिका अदा करती है, एनसीटी कैसे करती है वो मैंने बताया है। अगली मुलाकात में इसके आगे की चर्चा होगी। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।